ओके मैडम, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं सभी लोगों को आप सबको मैं जोड़ना चाहता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिस्टम हमारा जिस टेक्नोलॉजी को संबोधित करता है या फिर जिससे जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बारे में लोग जानते बहुत कम हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आज आप सीख करके जाएंगे और आप अपने कस्टमर को, आप अपने क्लाइंट को ये समझा पाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, जिस पर हमारा सिस्टम काम करता है। तो देखिए, बहुत जाना माना नाम है आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने शायद इसे बिटकॉइन से ज़रूर सुना होगा। बिटकॉइन जो है वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। इंटरनेट ने हर इंडस्ट्री को आजकल बदल दिया है, और इस बदलाव में जो सबसे बड़ी चीज़ अच्छी साबित हो सकती है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ये आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ब्लॉकचेन, देखिए, हर चीज़ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ब्लॉकचेन में होता है। मैं आगे देखिए कि ब्लॉकचेन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनको विश्वास है कि 2027 तक विश्व की कुल जीडीपी में 10% हिस्सेदारी ब्लॉकचेन की होगी। आप समझिए कि जो हमारी जीडीपी है उसमें अगर 10% हिस्सेदारी सिर्फ ब्लॉकचेन की होगी, तो आने वाले टाइम में कितना व्यापक और कितने बड़े स्तर पर इसमें काम होने जा रहा है, आप लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 2025 तक ब्लॉकचेन की दुनिया 176 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो जितना लोग आज तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं, कम से कम वो पर्ल वाइन से इसका हिस्सा बनना शुरू करें, क्योंकि ये सिस्टम भी उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए बड़े सारे सेक्टर आपको दिखाई देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए आपका सिस्टम ही इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो अगर 10% हिस्सेदारी ब्लॉकचेन की होगी, तो कहीं ना कहीं पर्ल वाइन की भी उसमें हिस्सेदारी होगी, क्योंकि ये सेम प्लेटफॉर्म पर काम करता है। तो आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात है कि हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ होती है, लेजर। लेजर जैसे आप चौपड़ी बनाते हैं, या फिर आपने दुकानों में देखा होगा, जो दुकानदार होते हैं या काफ़ी व्यवसाय करने वाले होते हैं, उनके पास एक लेजर होता है। तो आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कोई सेंट्रल डाटाबेस नहीं होता। सेंट्रल डाटाबेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन लेजर को समझने से पहले आप नोड को समझिए। ब्लॉकचेन के नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, अभी ब्लॉकचेन में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हीं को नोड बोला जाता है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो होते हैं, जो सारा डाटा स्टोर करते हैं, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसी को नोड बोला जाता है, और हर एक के पास एक कॉपी होती है। तो आप यूँ समझिए कि कोई भी ब्लॉकचेन जो नेटवर्क है, लेजर को चेंज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो भी डाटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर जो भी डीपी हम ट्रांसफ़र करते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है ना, छेड़खानी करता है, तो वो फटाफट पता चल जाता है। इसीलिए हम हमारे सिस्टम में हमेशा अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, सीनियर को कहते हुए सुना होगा कि आप कोई भी चीज़ छेड़खानी मत कीजिए। अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आपका आईपी ब्लॉक हो जाएगा, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो लोग छेड़खानी की कोशिश करेंगे, हैकिंग की कोशिश करेंगे, डाटा को टैंपर करने की कोशिश करेंगे। टैंपरिंग शब्द क्रिकेट से लोगों ने सुना होगा। बॉल के साथ टैंपरिंग करते हैं, मतलब उसका धागा खींच देंगे या उसको घिसने के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं, जिससे कि बॉल के साथ छेड़खानी होती है। टैंपरिंग पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है। तो अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और ख़ासकर पर्ल वाइन में कोई टैंपरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे। आप कहाँ से छेड़खानी कर रहे हैं ये तुरंत सिस्टम को पता चलता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में हर चीज़ कनेक्टेड होती है। चलिए, कैसे ब्लॉकचेन सिक्योर है आप ये भी जान लीजिए। ये जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी है, ये अजाइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। आप इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताया हुआ है कि मान लो कि आप कोई एक बिटकॉइन या एक डीपी ट्रांसफ़र करते हैं। आप डीपी से समझ लीजिए इसे, क्योंकि बिटकॉइन आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डीपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डीपी भी उसी की तरह हम लोग टोकन टू टोकन ट्रांसफ़र करते हैं। तो सच में किसको दिया है, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन कहीं तो स्टोर होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन है कि ये सारी की सारी जो है वो ब्लॉकचेन में लेजर का यूज़ किया जाता है, जिस लेजर में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। इसको बनाया था 2008 में सातोशी नाकामोटो ने, जो तब बिटकॉइन पे काम शुरू हुआ था। और आपको मालूम है कि क्यों आई थी वजूद में? उस टाइम लेमन ब्रदर्स का और बहुत बड़ा एक रैकेट हुआ था, जिसमें बैंकों ने बड़े सारा पैसा जो पब्लिक का जमा था, बैंकों ने वो घपत गोल की थी, और पूरा का पूरा अमेरिकन बैंक था लेमन ब्रदर, और वो पूरे का पूरा कोलैप्स हो गया था। तो
आज भी देखिए भारत में भी ऐसा होता है, कई सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें आप पैसा रखते हैं और अचानक बैंक कुछ ना कुछ घपत गोल करता है और बैंक बंद हो जाते हैं। आपने पीछे देखा होगा कि कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो आपका पैसा निकालने के लिए आपको दिक्कत होती है और सरकार दिवालिया घोषित कर देती है कि भाई बैंक बंद हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो था कि आपका 10 लाख पड़ा है और अगर बैंक डूब जाता है तो बैंक आपको सिर्फ 1 लाख रुपया देगा। अब उसकी मियाद 5 लाख कर दी गई है, लेकिन फिर भी आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई है, जब आप उसे बैंकों में रखते हैं तो कोई तो सुरक्षा होनी चाहिए। तो लेमन ब्रदर्स के उस घोटाले के बाद ऐसा हुआ था कि लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए डूब गए और लोगों को कुछ वापस नहीं मिला। तो ऐसे टाइम में सातोशी नाकामोटो ने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जो थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ऐसा लेन देन की व्यवस्था बनाई गई कि आपको एक दूसरे से डायरेक्ट लेन देन आप कर सकते हैं। जिस तरह से आज हम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसमें किसी थर्ड पार्टी की मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिस्टम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, हमें किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर मोबीक्विक, ये सभी को थर्ड पार्टी बोला जाता है क्योंकि ये लोग बैंक को सेवा देते हैं, बैंक से पैसे के लेन देन में हमारी मदद करते हैं। इसमें 3 पार्टियाँ आती हैं, बैंक, पेटीएम और हम। तो इसमें थर्ड पार्टी हो जाती है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पर पर्लवाइन काम करता है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें बैंकों को शामिल ही नहीं किया गया है, बैंकों के बिना ये व्यवस्था है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है कि मैं और आप डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट लेन देन कर सकते हैं। हमें पहले बैंक में नहीं जमा करना है और उसके बाद से हमें आपस में ट्रांसफ़र नहीं करना है। मैं मेरे वॉलेट से डायरेक्टली आपके वॉलेट में पैसे या डीपी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिला कि लोगों को अपना लेन देन व्यवस्था करने के लिए उन्होंने बिटकॉइन जैसी एक आभासी मुद्रा बनाई और उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पहुँच गई आप सभी जानते हैं। 6 रुपये से शुरू हुई थी और आज लगभग 40 से 44 लाख उसकी वैल्यू पहुँच गई। लोगों ने आपस में लेन देन की व्यवस्था बनाई और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। तो आने वाले भविष्य में आप डीपी की वैल्यू भी इसी तरह से बढ़ती हुई देखेंगे। हो सकता है आने वाले समय में इसका वैल्यूएशन भी बढ़ जाए। अब आप देखिए कि ये काम कैसे करता है। इसको यहाँ पर बोला हुआ है डिसेंट्रलाइज, जो मैंने आपको बताया कि इसमें हम थर्ड पार्टी का काम नहीं लेते। बैंक जितने भी होते हैं सारे के सारे बैंक, ये सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है। मतलब हमारा डाटा बैंक में कहीं ना कहीं सेंट्रल एरिया में सुरक्षित रहता है, बैंकों के पास सेव रहता है, उसे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग बोलते हैं। लेकिन आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सबसे पहले बैंक को पता चलता है कि हाँ भाई ये कहाँ से आया, क्या हुआ। इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें एक बैंकों के हाथ में से ये कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। बैंकों के पास ये पावर ही नहीं होती कि वो हमारे लेन देन को ट्रैक कर सकें। तो हम लोग अपने लेन देन को डायरेक्ट एक दूसरे से कर पाते हैं, इसीलिए बैंकों को आपत्ति है। आप देखिए कि बिटकॉइन जो है इतनी स्पीड में ग्रो हुआ, आने वाले टाइम में हो सकता है डीपी अपना इतनी स्पीड में ग्रो हो। बैंक को कुछ मिलता ही नहीं है इसमें। बैंक चाहता है कि मैं इसे रेगुलेट कर दूं, लेकिन आप मुझे कोई तो भी कमीशन दे दो, कोई तो भी मेरे को परसेंटेज दे दो। आप बैंकों को परसेंटेज दे दो, बैंकों को पैसे दे दो, बैंक उसे इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दे, गपत गोल करने वालों को दे दे, और जो पैसा लेकर के इधर उधर भाग जाते हैं बैंक उनको दे देता है और हाथ खड़े कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो थी ये बिना बैंकों के लेन देन के इस व्यवस्था को इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी थी, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती थी। और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा। आप यूँ देखिए कि इसका पता कैसे चलता है कि कोई भी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू बताया हुआ है, इसको हैशिंग बोलते हैं। ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन को हैशिंग से इंक्रिप्ट किया जाता है। आप देखिए मेरा और आपका जो अकाउंट है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब हम कोई पासवर्ड सेट करते हैं तो पासवर्ड का स्वरूप देखिए ऐसा होता है, और ये गूगल भी ट्रैक नहीं कर सकता। मैंने और आपने जो अपना पासवर्ड रखा है उसको कोई हमारे बताए बिना कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। ये देखिए 20-22 डिजिट का ये एक हैश बन करके जाता है। आपने अगर अपना नाम, मेरा नाम रवि है, अगर मैंने रवि रखा और उसके आगे कोई भी 2020 या 2030 ऐसा कुछ रख करके और कुछ कोडिंग मैंने डाल दी, तो वो एज इट इज़ नहीं जाता, वो इस फॉर्म में जाता है और इसको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। इसको किसी के लिए भी क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड गूगल के पास जाता है, इसलिए गूगल हमारे सारे हम अपने पासवर्ड गूगल में सेव करते हैं, लेकिन गूगल उन्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये हैशिंग के फॉर्म में होते हैं और इसको ट्रैक करना और क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टिव होता है। सारे के सारे जो ब्लॉकचेन होती है उसमें सारे ब्लॉक जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपस में जुड़ी हुई होती है। पुरानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अगली की तक पहुंच जाती है और पुरानी के पास भी डाटा रहता है और नई वाली की के पास भी डाटा रहता है। मतलब मैंने अगर आपको डीपी ट्रांसफ़र किया है तो मेरे पास भी उसका रिकॉर्ड है, और आपके पास डीपी अगर आया है तो आपके पास भी उसका रिकॉर्ड होता है। तो इसको क्रैक करना आसान नहीं होता। ए का रिकॉर्ड बी के पास, बी का रिकॉर्ड सी के पास, इस तरह से ये पूरे का पूरा डाटा रहता है। इसी तरह 27 लाख लोगों का डाटा, कितने डीपी आए, कितने गए, कितने किसको ट्रांसफ़र हो, सब एक दूसरे से
कनेक्टेड हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बदलने की कोशिश करेगा तो उसे सब जगह इन्फॉर्मेशन बदलनी पड़ेगी। या फिर यूँ बोलिए कि अगर मैंने गलत आंकड़ा डाला या गलत कोडिंग डाली तो आप तक वो चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, वो ब्लॉक कर देगा, आगे तक जाने ही नहीं देगा। की बदल जाएगी ना, डाटा बदल देंगे आप तो की बदल जाएगी। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग करता है, ट्रांजैक्शन को मैथमेटिकल ऑपरेशन से ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है, जिसे माइनिंग कहते हैं। आप यूँ समझिए कि ब्लॉकचेन में चीज़ों को माइनिंग किया जाता है, बिटकॉइन को माइन किया जाता है। तो आप इसे साधारण भाषा में यूँ समझिए कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर जाएगी, एक आदमी से दूसरे तक जाएगी, और ये पूरी की पूरी तरह सुरक्षित होगी, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। आप आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है तो हर एक लेजर को बदलना पड़ेगा अगर आपको कोई भी चेंज करना है। अगर कोई इसे क्रैक करने की कोशिश करता है और गलत इन्फॉर्मेशन डाल भी देता है तो सामने वाला नोड उसको रिजेक्ट कर सकता है, मतलब सामने वाले जहाँ पर ये डाटा ट्रांसफ़र होने वाला है वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि गलत चाबी आप लगा रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल 100% सेफ़ है, इससे आप मान सकते हैं। क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ये भी समझिए कि इसका इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आप देखिए गवर्नमेंट इसे यूज़ कर सकती है, प्रॉपर्टी के जितने भी काम होते हैं, आप देखिए ज़मीनों के लेन देन में भाई भतीजा रिश्तेदार, एक एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ख़रीदने के लिए हमें 36 रिश्तेदारों के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, लेकिन ये मैनुअल होते हैं। आजकल थोड़ा कंप्यूटराइज्ड हो गया है, लेकिन कंप्यूटर को ही जला देते हैं लोग, डाटा ही पूरा हैक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन होने की वजह से कोई भी कहीं पर छेड़खानी नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर जल सकता है, डाटा नहीं जलेगा। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में डाटा सेव होता है और वो उसको पूरी की पूरी इन्वेंट्री को ही आग लगा देते हैं, पूरे के पूरे वेयर हाउस को या फिर फाइल के जितने भी सेक्शंस होते हैं पूरे के पूरे ऑफिसेस को जला डालते हैं लोग, सारे के सारे रिकॉर्ड जो है ख़त्म हो गए। तो घपत गोल लोग कर पाते हैं। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी तो गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो फुल प्रूफ हो जाएंगे। बैंक अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो लेन देन में कोई घपला नहीं कर पाएगा। आप देखिए कि वोटिंग का जो काम है, फर्जी वोट जो पड़ते हैं, आपने देखा होगा वोटिंग का टाइम आ रहा है, यूपी में भी इलेक्शन है, ग्राम पंचायत से लेकर के टॉप लेवल तक के सारे इलेक्शंस हैं, बार बार घपत घोल हो जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। इस साल अलग उनकी आमदनी होती है, अगले साल तक अलग बता दी जाती है। ब्लॉकचेन अगर होगा तो उसमें छेड़खानी करना मुश्किल होगा। स्टॉक ट्रेडिंग का जितने भी ट्रेडर्स हैं, देखिए ट्रेडिंग में भी फर्जी ट्रेडिंग होती है, जितने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हैं इसमें भी फर्जी ट्रेडिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े घपत गोल कर जाती हैं। लेकिन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी तो इंडस्ट्रीज़ घपत गोल नहीं कर पाएंगी, स्टॉक की फर्जी ट्रेडिंग, मॉक ट्रेडिंग नहीं होगी और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। फोकट का मतलब जो डाटा का मिसयूज़ होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी पेशेंट्स होते हैं सरकारी अस्पतालों में, देखिए पेशेंट जाते हैं और बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, हर एक पेशेंट का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा जा सकेगा कि ये पेशेंट पहली बार कब आया था, दूसरी बार कब आया था, इसका एक्सरे कब निकाला था, इसके खून की जांच कैसे हुई थी, इसका बाकी की ब्लड रिपोर्ट्स क्या हैं, एक्सरे रिपोर्ट क्या है, ये सब का सब ब्लॉकचेन के थ्रू सेव किया जा सकता है। हर बार आपको जाँच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होगा। जितने भी कैदी होते हैं जेल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सकता है, जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं सबका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। दुनिया के मतलब हर काम में आप यूँ समझिए कि बहुत आसानी हो जाएगी अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा और मध्यस्थ इसमें ख़त्म हो जाएगा। वकील जो है वकील आज आपको कोई केस करना है तो आप डायरेक्ट केस नहीं कर पाते, आपको वकील मध्यस्थ चाहिए। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर न्यायपालिका में इस्तेमाल होगा तो आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट जो है वो न्यायपालिका में लॉन्च कर पाएंगे। तो ये फ़ायदे होंगे बैंकिंग क्षेत्र में। और मैं आपको बताऊं कि प्रमुख जो कंपनी है HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन जो है, और साथ में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने वित्तीय लेन देन के लिए इस नई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू भी किया है। ब्लॉकचेन से कागज़ों का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा, जो पेपरलेस कारोबार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और आप देखिए कि कई सारी बम्पर नौकरियां भी निकलेंगी। ब्लॉकचेन जो है वो अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बड़े सारे स्टार्टअप्स आएंगे इसकी वजह से। आप यूँ देखिए कि अगर नौकरी की ही बात करें तो 300% तक नौकरियों में उछाल आएगा, लोगों को नया काम मिलेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रोज़गार भी देगी। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 6000% का उछाल आने के दावे किए जा रहे हैं कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आने वाले समय में दुनिया स्वीकारेगी और अडेप्ट करेगी तो आने वाले टाइम में 6000% तक नौकरियों में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेन देन करने वाले मतलब क्रेता और विक्रेता के मध्य सीधा पैसा ट्रांसफ़र करती है। मैंने आपको यही बताया कि आप और मैं सीधा लेन देन कर सकते हैं, हमें किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी तक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, जैसे थर्ड पार्टी बैंक हो सकता है, मनी ट्रांसफ़र वाले ट्रांजैक्शन वाले जो हैं ये सब वसूली करते हैं। बैंक के पास अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या बैंक आपसे मनी ट्रांसफ़र चार्ज नहीं लेता? बैंक बिल्कुल पैसा लेता है। मैं और आप जो भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं
ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है। आप देखिए 20,000 या 50,000 से ज़्यादा कीजिए आप ट्रांजैक्शन, 5 रुपये या 7 रुपये बैंक काट लेता है कि आपने मेरी सर्विसेज यूज़ की, मेरे थ्रू पैसा ट्रांसफ़र हुआ। और इसी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए बैंक जो है वो उगाही कर लेते हैं एक हिसाब से। आप अपना पैसा सेव रखने के लिए देते हैं तो बैंक आपको देता है 6%, और जब बैंक आगे किसी को पहुंचाता है तो वो देता है 15%। वो शेयर बाज़ार में लगाता है, वो लैंड में लगाता है, वो प्रॉपर्टीज़ में लगाता है, वो 200% कमाता है और आपको 6% लौटाता है। लेकिन मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेता है। इसी तरह से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये भी आर्थिक लेन देन में हमारी मदद करते हैं और ये हमसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या फिर डिजिटल करेंसी इसे बोलें या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलें। अगर प्लेटफॉर्म डिजिटल है तो रिकॉर्ड भी डिजिटल रखा जाएगा। मैं और आप डिजिटल प्रोडक्ट को तो अपना रहे हैं, लेकिन क्या हमने ये, कई लोग मांगते हैं आपसे सबूत मांगते हैं कि पेपर लाओ। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल समझाइए कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इसका रिकॉर्ड भी डिजिटल रहता है। आप डिजिटल पासबुक पे जाइए, आप डिजिटल वेबसाइट पे जाइए, आप फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, लाइन एप्लीकेशन पर जाइए, पर्लवाइन टॉक्स पर जाइए और आप सारे का सारा डाटा इसका डिजिटली ले सकते हैं। whois.com पर जाइए, आपको सारे का सारा डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। फिज़िकल फॉर्म में आपको कोई पेपर, कोई किसी तरीके का यहाँ पर फिज़िकल चीज़ कोई भी अवेलेबल नहीं है। आप यूँ समझिए कि पूरी तरह से सुरक्षित है। 2008-9 में जब ये लॉन्च किया गया था तो बेहद ऐसी ये तकनीक थी जिसको कि हैक करना बिल्कुल मुश्किल है। साइबर क्राइम और हैकिंग को रोकने के लिए भी ये टेक्निक जो है वो यूज़फुल है, क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम माना जाता है। अगर आप कोई हैकिंग करना भी चाहे तो हैकिंग नहीं कर सकता इसको। इसीलिए देखिए, मैं और आप, हमारे जितने भी वॉलेट्स हैं, हमारे वॉलेट्स में कोई हमारे पासवर्ड बताए बिना पैसा नहीं निकाल सकता। तो बहुत फुल प्रूफ ये है। लेकिन बैंक जो है अभी भी वो ब्लॉकचेन पर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए बैंकों में घपत घोल हो जाता है। कभी कभी आपको मैसेज आता है कि इसके अकाउंट से इतने पैसे उड़ा लिए गए। ये पॉसिबल है अगर बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे आने वाले समय में, तो बैंकों से कोई भी हेरफेर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने से लोग बचते भी हैं, क्योंकि हेरफेर करने का दांव निकल जाएगा उनके हाथ से। तो आप यूँ समझिए कि आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। हैक करना जटिल भी है। आप देखिए कि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है। इसमें लगातार कई रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाता है जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। मेरा डाटा मेरे मोबाइल में है, आपके मोबाइल में गया तो आपके मोबाइल में भी डाटा है, मेरे मोबाइल में अब आगे गया तो आपके मोबाइल में भी है, सामने वाले के मोबाइल में भी है और मेरे मोबाइल में भी है। इसी को इनक्रिप्टेड डाटा बोला जाता है। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है गुप्त रूप से सुरक्षित किया हुआ डाटा। तो साइबर अटैक जो है अगर कोई करना भी चाहेगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा आपके मोबाइल के वॉलेट को या फिर आपको हैक कर लेना। बिटकॉइन, अच्छा बिटकॉइन ने किया था लॉन्च, क्या किया था, डिजिटल करेंसी। ये जो है आप जानते हैं, ये सातोशी नाकामोटो ने जब ये लॉन्च किया था 2005 में, तो उस वक्त 5 से 6 रुपये इसकी वैल्यू थी। और यहाँ पे देखिए 4 लाख वैल्यू दिखाई हुई है। ये पुराना रिकॉर्ड है, आज 44 लाख रुपए उसकी कीमत है। तो अगर आप यूँ बात करें कि 6 रुपये अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ 5 रुपये दिखाया, मैं 6 रुपये से बताता हूँ। अगर आपने 1000 रुपये 2005 में लगाए होते तो 1000 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, मुझे लगता है लगभग 166 बिटकॉइन आपको मिले होते। और 1000 रुपये में 166 बिटकॉइन अगर आपने 2005 में लिए होते तो आज उसकी कीमत जो है वो 66 करोड़ रुपए हो गई होती। मतलब सोचिए, अगर 2005 में आपके पास 1000 रुपये थे और आपने अगर उस वक्त उसको समझा होता और उसमें दांव लगा दिया होता तो आज आपके पास लगभग 66 करोड़ रुपए होते थे। सोचिए कितने गुना की ग्रोथ। तो हो सकता है आज जितने लोग पर्ल वाइन को समझ रहे हैं, आज उनको 2250 रुपये लग रहा है ये, और छोटा मोटा काम लग रहा है ये। लेकिन एक समय हो सकता है आज से 20 साल बाद यही सब लोग जो उस वक्त पर्ल वाइन में एंट्री करेंगे या ये सिस्टम में एंट्री करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार हमने उस वक्त मौका अगर हमारे हाथ से नहीं छोड़ा होता, हमने अपने आईडी पे काम करके 2-3 लेवल अपग्रेड कर लिए होते तो शायद आज हमारी वैल्यू कुछ और होती थी। देखिए बिटकॉइन भी जो है वो लिमिटेड हैं, 2.5 करोड़ बिटकॉइन हैं जो मार्केट में सर्कुलेट होते हैं और उन्हीं की वैल्यूएशन जो है अभी तक सब लॉन्च भी नहीं हुए, माइनिंग उनकी लगातार चालू रहती है। इसी तरह हमारा डीपी भी जो है वो 100 बिलियन डीपी भी है, वो भी एक सीमित संख्या है उसकी। तो डीपी का भी वैल्यूएशन सीमित है, बिटकॉइन का भी जो है वैल्यूएशन वो सीमित है। तो दोनों के वैल्यूएशन में जब एप्रिसिएशन होगा तो आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। आज डीपी को विड्रॉल करने के लिए हमारे पास 27 लाख वॉलेट्स हैं। हम वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, केवाईसी करके बैंकों में ले सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन को निकालने के लिए लगभग 8 से 8,500 जगहों पर उसके एटीएम्स लगे हुए हैं। दुबई में एटीएम्स लगे हुए हैं जहां से लोग बिटकॉइन को विड्रॉल कर सकते हैं, कैश को निकाल सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में हमारा पर्ल वाइन जो है वो बिल्कुल 100% सेफ़ है।
साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए आप देखिए कि आंध्र प्रदेश जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला सबसे पहला स्टेट है हमारे देश में जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया और उसका फ़ायदा उसने यूज़ करना शुरू किया है। आप इनक्रिप्ट को भी समझ लीजिए। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कोडिंग। आप इसे यूँ समझिए कि कोडिंग भारतीयों ने ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करके, आप यूँ समझिए कि अभी थोड़े दिनों में 50 लाख डॉलर कमाए। ये पुराने आंकड़े हैं, अब तो हज़ारों करोड़ रुपए में हो गया है ये। और 2027 तक विश्व की कुल जीडीपी का मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा हिस्सा होगा। 176 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2025 तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, और 2030 में बढ़कर के लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर तक की इंडस्ट्री पहुंच सकती है। तो ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और डीपी सिस्टम जो है इस वक्त ब्लॉकचेन को अपनाने वाला फ़िलहाल तो इकलौता जो सिस्टम है नज़र आता है काम करता हुआ। आने वाले समय में गवर्नमेंट इसे किस स्वरूप में अपनाएगी और किन किन जगहों पर अपनाएगी, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि ब्लॉकचेन का जगह जगह पर इस्तेमाल हो। मोदी गवर्नमेंट किसानों को मिलने वाली सब्सिडी या किसानों को मिलने वाला पैसा या किसानों को मिलने वाला जो खाद पानी यूरिया है, ये सब चीज़ें भी अगर ब्लॉकचेन के तहत डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी तो शायद कम लागत में और सभी तक राइट आदमी तक पहुंच पाएगी, एंड यूज़र तक चीज़ें पहुंच पाएंगी। वरना देखिए अगर 1 लाख रुपए ऊपर से चलता है तो लास्ट में एक छोटा सा पुल बनाने के लिए 10,000 रुपये लग पाता है, 90,000 रुपये जो है वो खपत गोल में चला जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से आने वाले समय में सारे के सारे भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा और बहुत बड़े लेवल पर अच्छा काम किया जा सकेगा और कंट्री ग्रो करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जितने भी समृद्ध देश हैं वो अपना रहे हैं, भारत इससे पीछे नहीं रहेगा क्योंकि मोदी जी इसके खुद बहुत बड़े समर्थक हैं। तो पर्ल वाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आप सभी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मैं भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप सभी लोग इसके बारे में और अध्ययन करें। आज वर्ल्ड वाटर डे भी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पानी का संरक्षण करने के लिए जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जो ज़मीन के नीचे अंडर वाटर पानी को प्रिजर्व करना, उसके लिए तरह तरह के काम करते रहते हैं। आज मोदी जी ने भी शायद जल संरक्षण के ऊपर एक पॉलिसी बनाई है कि वाटर लेवल जो ज़मीन के नीचे है उसको बचाने के लिए काम किया जाए। तो मुझे और आपको उस मिशन का भी हिस्सा बनना चाहिए। गांव में ये व्यवस्था है कि छोटे छोटे तालाब होते हैं। आजकल शहरों में प्रॉब्लम ये होती है कि कंक्रीट का जाल बिछा हुआ है, सड़कें भी आजकल 6-6 फुट मोटी बन गई हैं, तो ज़मीन पानी सोख नहीं पाती। सारे का सारा पानी सड़कों से, नालों से बह करके गटर में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। इसलिए शहरों में भी वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। तो गाँव में लोगों को प्योर वाटर सप्लाई करने के लिए जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, ज़मीन का सर्वेक्षण करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। तो मैं और आप भी अगर कभी आपके एरिया में कोई एनजीओ है तो उससे ज़रूर जुड़िएगा और लोगों की मदद कीजिएगा, क्योंकि साफ़ सुथरा वाटर भी बहुत लोगों तक आज की तारीख में नहीं पहुंच पाता। गर्मियां बढ़ने वाली हैं। आप देखें महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे पानी की दिक्कत आएगी, यूपी के, बिहार के, साउथ के कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर पानी की दिक्कत आएगी। तो आप सभी जल संरक्षण के लिए भी काम कीजिएगा। एक बकेट पानी ही बचाएंगे अगर हम लोग, तो एक एक बकेट अगर बचाएंगे, सोचिए हज़ारों करोड़ लोग हैं, कितना पानी बचेगा। हमारा सिस्टम भी इसी तरह से डीपी बांटता है। वो एक एक डीपी का कंट्रीब्यूशन जब देता है तो हमारे पास लाखों और करोड़ों डीपी आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ आ गए। तो जिस तरह से पानी की बूंद बूंद बचा करके एक वाटर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप यूँ समझिए कि वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो एक एक डीपी का अनुदान और एक एक डीपी का योगदान ये सिस्टम जब हमें देता है, रिटर्न बैक करता है, तो हमारे पास आने वाले समय में रिच बनने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो आप सभी इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।